गुड मॉर्निंग बच्चों। आगे जो चलने वाला वीडियो है, चालू वीडियो बंद हो गया था, कट हो गया था, उसमें अपने पढ़ रहे थे अंतर्निरीक्षण पद्धति। तो अंतर्निरीक्षण पद्धति क्या है? व्यक्ति को खुद को अपने अंदर जांच कर अपने ही जो अनुभव होते हैं अपने ही वर्णन करना होता है उसका शब्दों में। तो ये पद्धति अत्यंत कठिन पद्धति है, क्योंकि इस पद्धति में व्यक्ति को जो घटना के समय अनुभव किए गए जो मुद्दे होते हैं उसको ध्यान में रखकर केंद्रित करके सोच समझकर उसका शब्दों में वर्णन करना होता है। तो ये विशेष रूप से व्यक्ति से महसूस की गई जो सहानुभूति हो, स्नेह हो, लगाव हो, उसकी तीव्रता का भी दर्शन इस पद्धति का हार्द है। अंतर्निरीक्षण पद्धति का उपयोग प्रत्येक व्यक्ति सरलता से नहीं कर सकता है। इसके लिए निश्चित प्रशिक्षण और तालीम लेनी पड़ती है, ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, वो अनिवार्य है। तो तालीम प्राप्त व्यक्ति के द्वारा अंतर्मुख होकर मनोव्यापारों को निरीक्षण करके उजागर करने की ये पद्धति कर सकते हैं। तो इसके लाभ भी है और उसकी मर्यादा भी है। तो लाभ क्या है कि किसी भी प्रकार के उसको साधनों की आवश्यकता नहीं होती है और सीधी और सरल पद्धति मानी जाती है, और जब व्यक्ति जब चाहे तब और जहाँ चाहे वहाँ वो उसका उपयोग कर सकता है। ऐसा होने के कारण अंतर्निरीक्षण पद्धति के लिए किसी भी प्रकार की प्रयोगशाला की भी आवश्यकता पड़ती नहीं है। पर उसकी मर्यादा क्या है? तो ये पद्धति प्राणी, बालक, अशिक्षित लोग, मनोरोगियों के लिए उसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। और व्यक्ति सच बोल रहा है उसके पता नहीं चलता है कि व्यक्ति सच कह रहा है या अच्छा कह रहा है, यह जाना जा सकता नहीं है। कि कोई भी व्यक्ति खराब नहीं कहेगा, सच नहीं बोलेगा, सबके सामने क्या करेगा, सच बोलता नहीं होता है, तो पता नहीं चलता है। व्यक्तिलक्षी होने से इसमें सामान्यकरण करना संभव नहीं है कि एक ही व्यक्ति खुद के अंदर जो चल रही है प्रक्रिया उसको बोल रहा है। तो सामान्यकरण यानी अन्य लोगों से, एक व्यक्ति पर रिसर्च करने के बाद 1000 लोगों तक ये बात शेयर की जा सकती नहीं है। कि सामान्यकरण नहीं कर सकते कि ऐसा ही होगा, ऐसा ही। तो ये लोगों के ऊपर भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। पुनरावर्तन के लिए स्थान नहीं है, इसमें पुनरावर्तन करना बहुत मुश्किल होता है। और इस पद्धति के द्वारा सिर्फ चेतन मन का ही अध्ययन किया जा सकता है, अचेतन मन का अध्ययन नहीं किया जा सकता है। तो ये हुई आपकी अंतर्निरीक्षण पद्धति है। दूसरा है प्राकृतिक निरीक्षण। प्राकृतिक निरीक्षण पद्धति में व्यक्ति को प्राकृतिक वातावरण में ही यानी कि किसी भी प्रकार के नियंत्रण बिना कार्य करना है। तो इस पद्धति में अनियंत्रण निरीक्षण पद्धति के रूप में भी पहचानते हैं। व्यक्ति समूह घटना जिस परिस्थिति में हो उसी परिस्थिति में उसका निरीक्षण किया जाता है। तो उससे व्यक्ति को उस पद्धति को क्या कहते हैं? प्राकृतिक निरीक्षण। तो ये निरीक्षण से प्राप्त होने वाली जो जानकारी होती है वर्णनात्मक स्वरूप में होती है, और इस प्रकार किसी भी प्रकार के साधन का उपयोग किए बिना निश्चित घटना के संदर्भ में प्राणी, व्यक्ति या समूह के व्यवहार का निरीक्षण किया जाता है। यह उदाहरण दिया जाता है कि जब आतंकवाद के हमलों के बाद गांव के लोगों के मन में जो डर होता है वो उस परिस्थिति का निरीक्षण किया जाए, क्लास के बीच में विद्यार्थियों के व्यवहार का अध्ययन किया जाए। उस तरीके से अभी कोरोना के जहाँ व्यक्ति जिस घर में जो व्यक्ति क्वारंटाइन हुआ है और उनको जो समस्या हुई है, तो वो व्यक्ति प्रकृति जो उनका वहाँ जाके उनका जो इलाका है वहाँ जाके ज़्यादातर लोगों की मौत हो गई है, वहाँ उन लोगों ने जो महसूस किया है उनका अध्ययन किया जाए। इसके लाभ भी यह है कि अद्वितीय घटनाएं जो प्राकृतिक वातावरण में होती है, ऐसी घटनाओं का प्रत्यक्ष अध्ययन संभव होता है। यानी कि बाहर के वातावरण में जो परिस्थिति घटती है तो उसका प्रत्यक्ष अध्ययन होता है आमने सामने। इस पद्धति के द्वारा घटना के अलग अलग पहलुओं को भी जांचा जा सकता है, ये उसका लाभ है। पर उसकी मर्यादा भी है कि इसका पुनरावर्तन नहीं हो सकता है। प्राकृतिक वातावरण में होती है तो मानो कि बहुत बाढ़ आई है, जिस गांव में बाढ़ आई थी तो लोग उससे कितनी तकलीफ़ में उन्होंने गुजारे दिन या उनको कितना नुकसान हुआ, तो वो पुनरावर्तन करके फिर से नहीं उनको अभ्यास के लिए पूछा जाता है, तो वो असंभव होता है। व्यक्ति और समूह को जिनका निरीक्षण हो रहा है उनको जो मालूम हो जाए तो उनके व्यवहार में कृत्रिमता आ जाती है। अपने नॉर्मली ऐसा होता है कि अपने को कोई देख रहा है, क्लास में बच्चे पढ़ रहे हैं, जब टीचर नहीं होते तब वो व्यवहार करते हैं वो, और जब टीचर आ जाते हैं तुरंत वो कृत्रिमता आ जाती है। निरीक्षण में अनजाने ही निरीक्षण की व्यक्तिलक्षीता आ जाने की संभावना अधिक पाई जाती है।
उदाहरण स्वरूप 2-3 घटनाओं में से निरीक्षण अपना ध्यान किसी एक ही घटना की तरफ केंद्रित करे तो घटना के चयन में आने वाले अनजाने में व्यक्ति लगते हैं। मानो कि आसपास के लोगों सभी का ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, पर जो व्यक्ति निरीक्षण करने वाला है वो एक ही व्यक्ति है और वो दूसरों का ऑब्जर्वेशन उसका एक ही व्यक्ति की तरफ ध्यान चला जाए तो क्या होगा, व्यक्तिलक्षी हो जाती है। तो इस वीडियो में आज के लिए आपको इतना ही। बाद में अगले वीडियो में समझाऊंगी वैज्ञानिक निरीक्षण।